हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस ट्रेनिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी बड़े ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक का जो एग्ज़ाम हुआ था 28 फरवरी 2021 के, उसके स्केल 2 to 3 में जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उन पर हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे, क्योंकि 30 क्वेश्चन पे हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा किए थे। आज उसके आगे वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन कौन से सवाल जो हैं स्केल 2 to 3 में जो छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक का 28 फरवरी 2021 को एग्जाम हुआ था उसमें कौन से सवाल आए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत जो ऋण वितरण होता है उसका गारंटी कौन प्रदान करता है। जो स्ट्रीट वेंडर्स को, जो रेडी वाले को, फल वाले को, जो भी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऋण वितरित किया जाता है उसका गारंटी कौन प्रदान करता है। और ये सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, जिनमें सरकार जो कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है ऐसे लोगों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लाए, जिसके तहत अधिकतम 10,000 की राशि उनके बिजनेस के कार्यशील पूंजी के रूप में उसको शुरुआत कर सकते हैं। अपने जो छोटे से व्यवसाय को उसके लिए वित्त पोषित किया जा रहा है और इसका जो गारंटी है वो CGTMSE के तहत प्रदान किया जाता है। CGTMSE, तो इसका सही उत्तर होगा CGTMSE। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। CRGB स्मार्ट SME में रेटिंग 9 अगर है तो उसका मतलब क्या है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में जो स्मार्ट SME जो स्कीम है उसके तहत अगर रेटिंग 9 मिलता है तो उसका मतलब क्या होता है। जो सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस के लिए जो रेटिंग की जाती है उसमें स्मार्ट जो SME स्कीम है उसमें रेटिंग अगर 9 है तो उसका क्या मतलब हुआ। तो रेटिंग 9 का मतलब होता है एवरेज रिस्क। हर लोन को सैंक्शन करने से पहले रेटिंग की जाती है और उस रेटिंग के आधार पर उसमें मार्क्स दिए जाते हैं और उसके मार्क्स के आधार पर उनको एक रिस्क में रखा जाता है। मॉडरेट रिस्क, एवरेज रिस्क, सेफ्टी रिस्क, एक्सेप्टेबल रिस्क, इस तरीके से उनको जो है रखा जाता है। तो हर बैंक के पॉलिसी के हिसाब से वो रिस्क को जो है आपको याद रखना होता है। तो यहाँ पर 9 रेटिंग पूछा गया, तो 9 रेटिंग का मतलब है एवरेज रिस्क। चलिए बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। पूछा गया डिमांड ड्राफ्ट का भुगतान कौन रोक सकता है। डिमांड ड्राफ्ट का भुगतान कौन रोक सकता है ये पूछा गया है। जी हाँ, डिमांड ड्राफ्ट अगर पेड हो गया तो उसका भुगतान कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये वैल्यू पेड इंस्ट्रूमेंट है। इसका भुगतान पहले ही कर दिया जाता है, इसलिए इसका भुगतान जो है कोई रोक नहीं सकता है। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। सीनियर सिटीजन अगर है तो कितने रुपए के इनकम तक उनका इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो सीनियर सिटीजन के लिए सवाल पूछा गया है कि सीनियर सिटीजन है तो कितने इनकम तक उनको जो है इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो सीनियर सिटीजन जो हैं उनको जो इनकम टैक्स नहीं लगेगा वो है 3 लाख रुपए तक के इनकम टैक्स नहीं लगेगा। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। सतर्कता को शिकायत प्राप्त होने पर जिसमें जांच की आवश्यकता है अधिकतम कितने दिनों में जवाब देना होता है। जो विजिलेंस जो होते हैं, विजिलेंस डिपार्टमेंट को अगर कोई शिकायत प्राप्त हुई और उसमें जाँच की आवश्यकता है तो अधिकतम कितने दिनों में उसका जवाब दिया जाना चाहिए। तो ये विजिलेंस से जुड़ा हुआ सवाल है। अगर विजिलेंस में कोई कंप्लेंट प्राप्त होती है और अगर उसमें इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है तो अधिकतम 45 डेज में जो है इसका जवाब देना होता है। सतर्कता विभाग से अगर कोई शिकायत मिलती है तो जो कंट्रोलिंग ऑफिस है उनको 45 डेज में इन्वेस्टिगेशन करके उसका जवाब देना होता है। चलिए बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। DICGC का वार्षिक प्रीमियम कितना है। तो डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम से जुड़ा हुआ एक सवाल जरूर पूछता है। तो यहाँ पर DICGC से जुड़ा हुआ सवाल है, इसका प्रीमियम पूछा गया है और इसका प्रीमियम जो होता है 12 पैसा पर सैकड़ा और इसका प्रीमियम बैंकों द्वारा पे किया जाता है और पर डिपॉजिटर पर बैंक जो है 5 लाख रुपए तक उसका इंश्योरेंस किया जाता है और उसका इंश्योरेंस प्रीमियम वार्षिक जो होता है 12 पैसा पर सैकड़ा होता है, जिसके 6 माही तौर पर उसका भुगतान किया जाता है। चलिए बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। यहाँ पर चेक में अगर अंकों में कुछ और लिखा गया और शब्दों में कुछ लिखा गया है तो शब्दों में जो लिखा गया राशि है उसका भुगतान बैंकों द्वारा किया जाता है। ये तो आप सभी जानते होंगे, फिर भी ये सवाल आया था स्केल 2 to 3 में कि अगर चेक में अंकों में और वर्ड्स में जो लिखा हुआ है जो अमाउंट है वो उसमें डिफरेंट है तो यहाँ पर पेमेंट जो किया जाएगा वो किया जाएगा जो वर्ड्स में लिखी गई राशि है उस पर किया जाएगा।
चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, न्यायालय द्वारा जमा खातों का भुगतान आदेश जारी करने का मतलब क्या होता है। सवाल नंबर 8 पूछा गया, न्यायालय द्वारा जमा खाते का भुगतान आदेश जारी करने का मतलब क्या है। किसी कोर्ट के द्वारा अगर भुगतान करने के आदेश जारी किए जाते हैं उसका मतलब क्या है। अगर कोई डिसीज पर्सन है, वो वसीयत नहीं छोड़ा है, तो वहाँ पर ऐसे जो निर्देश हैं कोर्ट द्वारा जारी होते हैं। तो अगर मृतक वो किसी प्रकार का वसीयत नहीं छोड़ा है तो वहाँ पर जो है भुगतान करने के आदेश जारी होते हैं कोर्ट से। तो उसको इसका सही उत्तर है जहाँ पर विल नहीं है, पर डिसीज द्वारा किसी प्रकार का विल नहीं दिया गया है। चलिए अब चर्चा करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, राज्य उपभोक्ता फोरम के द्वारा अधिकतम कितने राशि का निपटान किया जाता है। जो कंज्यूमर फोरम है वो 3 स्टेजेस में होते हैं, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। तो स्टेट कमीशन के आर्थिक क्षेत्राधिकार के बारे में सवाल पूछा गया है कि स्टेट कमीशन में अगर कोई क्लेम जाता है तो कितने करोड़ तक हो सकता है। और इसका सही उत्तर है स्टेट कमीशन में जो क्लेम जाएगा उसका जो मैक्सिमम जो क्षेत्राधिकार है वो 10 करोड़ है। जिला उपभोक्ता फोरम में 1 करोड़ और स्टेट जो फोरम है उसमें वहाँ पर 10 करोड़ का, और 10 करोड़ से ज़्यादा हो तो नेशनल कमीशन में, राष्ट्रीय आयोग में जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है स्टेट फोरम के लिए, तो वहाँ पर होगा 10 करोड़। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, ECGC जो है ऐसे किन जो लोन्स है उनको गारंटी प्रदान करता है। ECGC जो है वो किन किन लोन को गारंटी प्रदान करता है, और जो ECGC है वो एक्सपोर्ट लोन है, जो ऐसे जो उद्यमी हैं जो भारत में सामान बनाते हैं और उसका जो व्यापार है विदेशों में, उस सामान को जो विदेश में भेजे जाते हैं तो उनको जो लोन दिए जाते हैं उनके लिए गारंटी प्रदान करता है। तो ऐसे एक्सपोर्ट लोन को जो है ECGC के माध्यम से गारंटी प्रदान किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, यहाँ पर पूछा गया है लीगल ऑडिट जो है कितने रुपए तक के लोन पर लागू होता है। तो जो लीगल ऑडिट किया जाता है ताकि वैलिड डॉक्यूमेंट हो और उसमें किसी भी प्रकार से बैंक का जो दावा है पुख्ता हो, उसके लिए लीगल ऑडिट किया जाता है किसी लोन को सैंक्शन करते समय। तो वो जो राशि है उसका लिमिट है, उसका सेलिंग जो है 1 करोड़ से ज़्यादा का लोन हो तो उसमें लीगल ऑडिट किया जाता है। ये ग्रामीण बैंक का सवाल है। तो लीगल ऑडिट की यहाँ बात की गई है और लीगल ऑडिट जो है 1 करोड़ से ऊपर के जो अकाउंट है उनमें लीगल ऑडिट किया जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस कौन सी संपत्ति कहलाती है। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है कौन सी संपत्ति कहलाती है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है वो एक्चुअल में करंट एसेट है, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है पहले पे कर दिया जाता है तो कैश के रूप में हमारे पास आ जाता है, इसीलिए वो करंट एसेट होता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होते हैं वो करंट एसेट्स के हिस्सा होते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का जो सेक्शन है 45 ZA to ZF जो है किससे रिलेटेड है। तो जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का 45 ZA to ZF जो है वो नॉमिनेशन से जुड़ा हुआ है, जिसमें सेविंग, सेफ डिपॉजिट और जो लॉकर हैं इनमें नॉमिनेशन की फैसिलिटी के लिए इसका जो है वो व्याख्या की गई है कि किस तरह के नॉमिनेशन होंगे। तो ये जो सवाल है जुड़ा हुआ नॉमिनेशन से है, तो इसका सही उत्तर होगा नॉमिनेशन। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, डोर स्टेप बैंकिंग सेवा में जो नगद राशि का जो लिमिट है वो कितना है। डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस में जो नगद जो राशि है उसका सीमा है 10,000 मैक्सिमम जो है, ये डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस के लिए सीलिंग है 10,000 इसकी लिमिट है। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, सवाल पूछा गया अगर स्केल 4 का अधिकारी हो तो मैक्सिमम गोल्ड लोन जो है कितना सैंक्शन कर सकता है। ये छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के जो लोन स्कीम है उसके बारे में सवाल पूछा गया कि अगर स्केल 4 का अधिकारी है तो गोल्ड लोन अधिकतम कितना सैंक्शन कर सकता है, और इसका सही उत्तर है कि अधिकारी अगर वर्ग 4 का हो, स्केल 4 का हो, तो वो अधिकतम 10 लाख रुपए जो है वो लोन स्वीकृत कर सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि न्यायालय द्वारा जो डिक्री जारी किए जाते हैं वो कितने वर्षों तक वैलिड होते हैं। मतलब ये सवाल है जो लिमिटेशन पीरियड पर है, जो कोर्ट द्वारा जो डिक्री जारी किए जाते हैं कि वो कितने साल तक वैलिड होते हैं कि एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं, और इसका सही उत्तर है 12 सालों के लिए। जो डिक्री होते हैं वो 12 सालों के लिए एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, एक फर्म दिया है, उसके करंट एसेट दिया है 50 लाख और उसकी करंट लायबिलिटी दी है 33.33 लाख। तो
तो करंट रेशियो निकालने के लिए सवाल पूछा गया है। तो करंट रेशियो का जो फॉर्मूला है वो होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो जो वो उसकी लायबिलिटी को चुका पाने की क्षमता है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी है उसकी कितनी है, उसको देखने के लिए करंट रेशियो निकाला जाता है। और करंट रेशियो जो है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी है। तो यहाँ पर करंट एसेट दिए गए हैं और करंट लायबिलिटी दिए गए हैं, डिवाइड कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा और ये आंसर है 1.5। और यहाँ पर जो सवाल पूछा गया है करंट रेशियो के बारे में, क्योंकि करंट एसेट जो है 50 लाख है और करंट लायबिलिटी जो है 33.33 लाख है, तो अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए करंट एसेट को करंट लायबिलिटी में, तो जो उत्तर आएगा 1.50 होगा। तो यहाँ पर सही उत्तर है 1.5। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। ट्रैक्टर लोन में DSCR कितना स्वीकार किया जाता है? ट्रैक्टर लोन जब प्रोसेस किया जाता है, एग्रीकल्चर टर्म लोन होता है, तो ट्रैक्टर लोन के प्रोसेसिंग में जो DSCR होता है, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, जहां पर हम पता कर पाते हैं कि वो टर्म लोन का जो EMI है उसको किस तरह से चुका पाएगा। तो ये जो है DSCR जो है कितना स्वीकार किया जाता है एग्रीकल्चर टर्म लोन में और ट्रैक्टर लोन में। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक से जुड़ा हुआ सवाल है। यहाँ पर 1.5 जो DSCR होना चाहिए ट्रैक्टर लोन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, तो इसका सही उत्तर होगा 1.5। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। फर्म का जो है नेट प्रॉफिट दिया है 20 लाख और उसकी जो EMI है, जो टर्म लोन का इंस्टॉलमेंट है वो दिया है 10 लाख और उसका जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन वो 4 लाख और वहाँ पर डेप्रिसिएशन दिया है 6 लाख। तो DSCR जो निकालने के लिए बोला गया है, तो यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस जो डेप्रिसिएशन और टर्म लोन का जो है इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय टर्म लोन का इंस्टॉलमेंट प्लस टर्म लोन का इंटरेस्ट है। अगर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो उसका DSCR रेशियो 2.60 होगा और अगर 2.60 DSCR है तो ये अच्छा माना जाएगा। ये 1.50 इसका आइडल है। अगर ये 1.50 जैसे एग्रीकल्चर टर्म लोन में हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है वो अच्छा माना जाता है 2.60। तो ये फार्मूला अगर आपको याद होगा DSCR का तो आप उसको सही तरीके से निकाल पाए होंगे। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है कि फिक्स एसेट को बैलेंस शीट में कौन से शेड्यूल में दिखाया जाता है? फिक्स एसेट है उसको बैलेंस शीट के कौन से शेड्यूल में दिखाया जाता है? बैलेंस शीट शेड्यूल से जुड़े हुए सवाल प्राय पूछे जा रहे हैं, तो आप उसके शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 से लेकर शेड्यूल 12 तक जो है शेड्यूल जो पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर जो सवाल पूछा गया फिक्स एसेट के बारे में, और फिक्स एसेट को जो है बैलेंस शीट के शेड्यूल 10 में दिखाया जाता है, शेड्यूल 10 में दिखाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। पूछा गया है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग कितने दिनों में किया जाता है? तो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग से जुड़ा हुआ सवाल है और सस्पिशियस ट्रांजैक्शन की जो रिपोर्टिंग है वो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को की जाती है। KYC के एक जो घटकों में से एक है जिसमें मॉनिटरिंग की जाती है ट्रांजैक्शन की, उसके तहत रिपोर्टिंग भी की जाती है। तो जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है वो सस्पिशियस कंफर्मेशन के 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट की जाती है FIU को। तो यहाँ पर उत्तर होगा विदिन 7 डेज। अब पूछा गया अगला सवाल, बैंक में कितने प्रकार के डेबिट कार्ड होते हैं? और बैंक में जो डेबिट कार्ड होते हैं क्लासिक होते हैं, प्लेटिनम होते हैं, प्रधानमंत्री जनधन में प्रीमियम होते हैं, KCC होते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही उत्तर होगा। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। अगला सवाल है जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप के बारे में। जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप में अगर न्यूनतम जो रेटिंग स्कोर है वो कितना होने पर ऋण प्रदान किया जाता है, कि मतलब कम से कम इतनी रेटिंग चाहिए। तो जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप में कम से कम जो है रेटिंग 10 होना बहुत अनिवार्य है। तो कम से कम जो है 10 होगा, क्योंकि 20 की रेटिंग होती है। 20 में से जो है अगर 10 भी मिल गया तो हम JLG को फाइनेंस कर देते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। सवाल में पूछा गया कि CBI को फ्रॉड रिपोर्टिंग कब किया जाता है? फ्रॉड रिपोर्टिंग से जुड़ा हुआ ये सवाल है, क्योंकि CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को रिपोर्टिंग कब की जाएगी, उसका जो अमाउंट कितना होना चाहिए। तो अगर कोई फ्रॉड होता है, चाहे वो नॉन बरोल फ्रॉड हो, बरोल फ्रॉड हो, तो अगर वो 3 करोड़ से ज़्यादा हो, 3 करोड़ से ज़्यादा हो तो वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को जाएगा। और उसके साथ साथ अन्य जैसे रिजर्व बैंक को है, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को है, और उसके बाद CBI को जाएगा। लेकिन वो 3 करोड़ से ऊपर होंगे तब वो CBI को जाएगा। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल जो है आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है कि लिमिट में अगर ब्याज वसूली नहीं होने पर खाता कितने दिनों में
सब स्टैंडर्ड हो जाएगा। सब स्टैंडर्ड मतलब ये एनपीए होने के लिए पूछा गया है कि अगर इंटरेस्ट जो है रिकवर नहीं हुए तो वो अगर 90 डेज हो गए, 90 डेज से ज़्यादा हो गए तो वो एनपीए हो जाएगा। तो अगर किसी खाते में इंटरेस्ट की रिकवरी 90 दिनों तक ओवरड्यू हो जाती है तो वो जो है खाता जो है एनपीए हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। ये जो हम सवाल चर्चा कर रहे हैं ये छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के स्केल 2 to 3 में ये अभी जो एग्ज़ाम हुआ था 28 फरवरी 2021 को उसमें आए थे, और इसमें जो सवाल आए थे उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर है, मानक आस्तियों पर प्रावधान को बैलेंस शीट के कौन से शेड्यूल में दिखाया जाता है। तो जो मानक आस्तियां हैं उन पर जो प्रावधान होता है, जो प्रोविजन किया जाता है स्टैंडर्ड एसेट्स पर, उसको जो है अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजन में दिखाया जाता है, और ये बैलेंस शीट के शेड्यूल जो है 5 में इसका दिखाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा बैलेंस शीट के शेड्यूल 5। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, बैंक का छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक का 31 मार्च 2020 को इन्वेस्टमेंट कितना था। इसमें बैलेंस शीट से जुड़े हुआ काफ़ी सवाल पूछे गए होंगे। पहले वीडियो आपने देखा होगा पार्ट 1 में, जिसमें देखिए कितने सारे सवाल पूछे गए हैं बैलेंस शीट से जुड़ा हुआ। तो यहाँ पर पूछा गया बैंक का 31 मार्च 2020 को इन्वेस्टमेंट कितना था, और इन्वेस्टमेंट जो है वो 5425 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था। दूसरा सवाल पूछा गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में, 31 मार्च 2020 को बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना था, और बैंक के प्रॉफिट से जुड़ा हुआ सवाल था ऑपरेटिंग के लिए। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो था 300.57 करोड़, जो है इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 300.57 करोड़। और जितने भी जो बैलेंस शीट से जुड़े हुए सवाल पूछे गए हैं वो हैं 31 मार्च 2020 की स्थिति में पूछे गए हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल पूछा गया आरटीआई से जुड़ा हुआ कि अगर आरटीआई में समय सीमा पर अगर कोई सूचना नहीं दी जाती है तो पेनल्टी क्या है। तो आरटीआई के अंतर्गत अगर निर्धारित समय सीमा पर कोई लोक सेवा अधिकारी जो हैं वो जानकारी प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं तो उनमें पेनल्टी क्या है। तो आरटीआई में अगर समय सीमा पर कोई जो सूचना मांगी गई है अगर नहीं दे पाए तो प्रतिदिन के हिसाब से 250 रुपये पेनल्टी है, या मैक्सिमम पेनल्टी जो है 25,000 है। चलिए आज के सेशन के अंतिम सवाल पे चर्चा करते हैं। सवाल नंबर 30 आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर पूछा गया है कि चेक का एंडोर्समेंट का मतलब क्या है। किसी चेक के पीछे अगर धारक ये लिख दे कि ये उक्त चेक की राशि फला आदमी को दे दिया जाए और नीचे साइन कर दे तो उसको बोलते हैं चेक एंडोर्समेंट। तो चेक एंडोर्समेंट से जुड़ा हुआ सवाल जो है चेक से पूछा गया है। तो ये जी हाँ दोस्तों, ये थे कुछ 30 सवाल जो छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में 28 फरवरी 2021 को जो एग्ज़ाम हुए थे स्केल 2 to 3 में उसमें आए थे। और इसके जो 2 पार्ट में वीडियो बनाए हैं, पहले पार्ट में 30 क्वेश्चन है और इस पार्ट में 30 क्वेश्चन है। ये जो सारे सवाल हैं वो आप ही लोगों द्वारा भेजा गया है, जिसको मैंने रिक्रिएट करके जो आपके सामने रखा है। आशा करता हूँ कि इससे आपके आने वाले एग्ज़ाम में जो सवाल आने वाले हैं उसके लिए तैयारी करने के लिए आपको मदद मिलेगी। जी हाँ, आप सभी के सकुशलता और सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपने कमर कस ली है, अगर आपने ठान लिया है तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि तैयारी जो है इस तरीके से करनी है। जैसे यहाँ पर एक सीखने मिला, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के जो एग्ज़ाम आए थे कि यहाँ पर बैलेंस शीट से जुड़े हुए लगभग 15 सवाल आए थे। तो आपको अपने बैंक के जो बैलेंस शीट है उस पर भी फोकस होना है, उसमें भी पैरामीटर को देखना है। टोटल बिजनेस कितना है, डिपॉजिट कितना है, एडवांसेस कितना है, प्रॉफिट कितना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस एनपीए कितना है, नेट एनपीए कितना है, सीआरईआर कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना है, ये तमाम पहलुओं पर भी ध्यान देना है। रिटर्न ऑन एसेट्स कितना है, सारी चीज़ों को जो है अगर आप ध्यान देते हैं तो अगर ये से सवाल आते हैं तो हो सकता है कि आपके पूरे सवाल सही हो जाएं। जी हाँ दोस्तों, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।